जो इश्यू के लिए आपको भेजा तो बात भेज चुका है दार्जिलिंग मैं कर रहा हूँ। मैं दार्जिलिंग की जनता का ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे दूसरी बार सांसद चुना, और इस बार फिर मैं कहता हूँ आपको गर्व होगा कि आपने जो है एक अच्छे सांसद को चुना। जैसे पिछले 5 साल में आपको ये नहीं लगा कि आपका वोट बेकार गया, ऐसे इस 5 साल में भी आपको वो अनुभव नहीं होगा। ये मेरा संकल्प है और ये मेरा आपके साथ वचन है। जहाँ तक गोरखाओं से जुड़े हुए अलग राज्य का मुद्दा है या स्थायी समाधान का मुद्दा है या जनजाति का जो कोर मुद्दे हैं वो ट्रैक पे है, लेकिन पिछले कुछ समय से गृह मंत्रालय में उसको लेकर के वार्ता अभी हुई नहीं है, क्योंकि बीच में मणिपुर का कुछ कांड आ गया था, फिर चुनाव आ गया था, चुनाव समाप्त हो गया, अब 2 महीने भी बीत चुके हैं और वो ताला जल्दी खुलने वाला है। और मेरा ऐसा मानना है किसी भी समाधान के लिए बातचीत परामर्श सबसे अहम होता है, और इस बीच में मैं गृह मंत्री से भी मिला हूं और जल्दी वार्ता की जो है प्रथा शुरू होगी और हम समाधान तक पहुंचेंगे। मैं पुनः आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं, जिस सपने को, जिस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं वो बड़ा है, और जो है उसमें समय और प्रतीक्षा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमने बहुत धैर्य के साथ जो है वो हमने प्रतीक्षा भी की है। और हमेशा हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको केंद्र की सहायता की आवश्यकता पड़ी है, और केंद्र चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा हुआ है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। जैसे अभी तो आपका गठबंधन के साथी भी रूठ चुके हैं, जो भी थे वो ऐसा है कि देखिए, हवा में क्या चल रहा है उसके माध्यम से परसेप्शन नहीं बन सकता। हमारे एक गठबंधन के साथी मैं कल ही दिल्ली में मिल के आया हूँ, और बाकी सब गठबंधन के साथी के भी संपर्क में हूँ, और किसी ने कोई रूठा है ऐसा मैंने तो नहीं देखा। हाँ, जीएनएलएफ ने काला झंडा का एक कैंपेन शुरू किया है। उनका कहना है कि समय बहुत अधिक लगा और वो केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे मुद्दों का समाधान जल्द से जल्द हो। मुझे लगता है उसमें कोई गलत नहीं है, और उनके काले झंडे दिखाने से और केंद्र जल्दी कर देता है उसमें फायदा जनता का और मेरा भी है। ये सब बातें होती रहेंगी, लेकिन मेरा एक सांसद होने के नाते, एक गोरखा पुत्र होने के नाते समस्त समाज को, अपनी जाति को, अपनी लोगों को एक मुष्ट बना करके रखूं, और जिस नेतृत्व की आवश्यकता है उस नेतृत्व को पूर्ति के साथ सब मिलकर के हमारे समाधान तक हम पहुंचे। ये मेरा प्रयास है, वो जारी रहेगा, और मेरी तरफ से आपको कभी भी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा जिसके कारण से आपको ब्रेकिंग न्यूज मिले। जैसे अनिल थापा ने बोला कि 26 के आगे जो डिमोलिशन हो रहा है उसमें 9 एमएलए वो लोग डिमांड करेंगे और 1 एमपी अलग। देखो, डिलिमिटेशन के लिए जो भी सुझाव अनिल थापा को देना है दे, और मैं कहता हूं जो वो डिमांड कर रहे हैं और वो डिमांड की एक कॉपी मुझे भी दे, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनकी सहायता मैं ही कर सकता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि जो पिछले दिनों 70 और 80 के दशक में जो हमारे साथ अन्याय हुआ वो इस बार न्याय होना चाहिए, और 9 होंगे कि 2 सांसद होंगे, 3 सांसद होंगे, अभी समय है। लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, ऑलरेडी 6 महीने से मैं एक टीम उसके ऊपर में काम कर रही है, हमारे गठबंधन के साथी भी उसमें कुछ सुझाव दिए हैं, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी होगा अपनी क्षेत्र की जनता के हित में वो डिलिमिटेशन का काम होगा, आप निश्चिंत रहिए। उन्होंने तो ट्राइबल जो जनजाति का भी वो मुद्दा अपने ऊपर ले लिया, क्या आप सपोर्ट करेंगे? मुद्दा था वो, ऐसा है, देखिए वो मुद्दा केंद्र का ही है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अपने बड़े भाई को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन बंगाल हमारे साथ नहीं है। कभी तो मान लो, आज मान लो, जितना जल्दी मानोगे उतना ही अच्छा है। और बंगाल कभी भी हमारे साथ है नहीं, ना सीपीएम था ना आज की टीएमसी है, और वो रहेगी भी नहीं, क्योंकि बंगाल को जितना हमें कष्ट मिलता है पश्चिम बंगाल की सरकार को उतनी खुशी मिलती है, उतनी ऊर्जा मिलती है। सो हमें अपना घर, हमें अपना लक्ष्य स्वयं ही तय करना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी 2 मुद्दे सबसे प्रमुख है और उसका समाधान कभी भी अनिल थापा जी कर नहीं सकते। जैसे सपोर्ट करेंगे नहीं, मुद्दा जो उन्होंने उठाया है क्या उनको सपोर्ट करेंगे आप? नहीं, जो भी क्षेत्र के हित में, जनता के हित में होगा मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन जब भी मैं सदन में अपनी जाति की, अपनी समाज की, अपनी क्षेत्र की बात कहता हूं, उनको भी खड़ा रहना चाहिए। आरजी कर का अभी जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई से भी हुआ है, लेकिन टीएमसी का कहना है कि सीबीआई तो अंदर उनके सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इतना दिन हो चुका है। तो भाई, टीएमसी के नेता ममता बनर्जी सीबीआई को दोष क्यों दे रहे हो? पाप तो आपके नेतृत्व में हुआ है, रेप और मर्डर आपके नेतृत्व में हुआ है।
प्रदेश का मुखिया कौन? ममता बनर्जी। सीएम कौन? ममता बनर्जी। होम मिनिस्टर कौन? ममता बनर्जी। पुलिस किसके अंडर? ममता बनर्जी के अंडर। हेल्थ मिनिस्ट्री यानी स्वास्थ्य विभाग किसके अंडर? ममता दीदी के अंदर। मुखिया आप हो, सबसे बड़ी गुनाहगार आप हो। और उसके बाद जो घटनाक्रम घटना घटती है, उसके बाद जो क्राइम सीन को हटाया गया, 8000 गुंडों को भेजा गया, उसको तोड़ा गया, और उसके साथ ही जितने भी उस कांड से रिलेटेड सबूत थे उस सबको नष्ट कर दिया गया। और आज आकर के छाती चौड़ा करके आप सीबीआई को दोष देते हो। इसका अर्थ ये है कि आपके डे वन से आपके मन में खोट था, आप चाहते नहीं थे कि न्याय मिले, उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिले, आप इस पक्ष में थे। लेकिन सीबीआई जिस दिन उसका पूरा जांच कंप्लीट होगा, उसके बाद आप देखना जो भी इससे जुड़े हुए हैं वो सब सलाखों के पीछे होंगे। मेरा ऐसा मानना है, अपराधी जो है जिसने किया है, उसके साथ ही उससे भी बड़ी अपराधी अगर कोई है तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। आरजीकर के विषय में जो बीजेपी ने देश भर जो प्रोटेस्ट किया, ये आरजीकर का घटना का प्रोटेस्ट आंदोलन ये बीजेपी का नहीं है, जनता का है, पूरे पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता का है, भारतवर्ष का है। एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, पश्चिम बंगाल में एक जिम्मेदार विपक्ष पार्टी होने के नाते ये हमारा फर्ज है, हमारी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी आवाज हम बने। सिमिलर केस मणिपुर मुझे लगता है अनित थापा को भी इसके विरोध में और आंदोलन और मशाल जुलूस निकालना चाहिए। रही बात मणिपुर की, आप सब जानते हैं मणिपुर भारतीय जनता पार्टी के साथ कारण नहीं हुई है, हाईकोर्ट के जो एक जजमेंट था उसके कारण हुआ है, जातीय हिंसा घटी है। और अभी जो है गृह मंत्रालय के अंडर में जितने भी सिक्योरिटी है, डीजीपी से लेकर के तमाम चीज जो है गृह मंत्री के हाथ में है, और उस दिशा में तेजी के साथ बढ़ा है और शांति ऑलमोस्ट हो गई थी। लेकिन कुछ घटनाएं फिर पिछले 5 दिन में घटी है। केंद्र सरकार पूरी तरह जो है अलर्ट है, और जब भी ऐसा लगेगा केंद्र को और हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ेगी वो अवश्य करेगी। मणिपुरी क्यों, कश्मीर से कन्याकुमारी, कोहिमा से लेकर पूरा कच्छ तक भारत एक है, सब हमारा है। इसी तरह का केस तो दार्जिलिंग में भी बहुत हुआ, आपने एक बयान भी नहीं दिया। क्या चीज का? रेप का, मॉलेस्टेशन का बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। देखिए किसी को तो ये धर्मगुरु भी उसमें शामिल है, उसको तो पुलिस ही अरेस्ट कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, देखिए मैं जो भी गलत होता हूँ सब में बोलता हूँ, या तो आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा ये घटना के ऊपर आपने नहीं बोला। सो आरोप लगाना किसी के ऊपर में बहुत आसान है, और हम बगैर तथ्य के आरोप लगाते हैं, ये हमारा व्यवहार हो चुका है। मुझे लगता है हमको उसमें भी कुछ परिवर्तन लाना चाहिए। दुबईको निम्ति झट्ट चाहिएको छ स्टोर म्यानेजर, एसिस्टेन्ट स्टोर म्यानेजर, हाउसकिपिङ सुपरभाइजर, सैलेड एन्ड जुस मेकर, सेल्सम्यान, सेक्सन सुपरभाइजर, कन्फेक्सनर बेकर, बटर, फिस कटर यी विभिन्न पोस्टहरूमा मिनिमम 1 वर्ष अनि म्याक्सिमम 10 वर्षको एक्सपिरियन्स हुन जरुरी छ। फ्री एकोमोडेसन, ट्रान्सपोर्टेसन अनि मेडिकलको साथमा इन्टरभ्यू 16 सेप्टेम्बर 2024 सोमबार, स्थान फ्युचर भिजन कन्सल्टेन्सी नियर इस्कन मन्दिर सिलगढी। कन्ट्याक्ट 9800 888 286।